Good morning, dear students. Now we are going to conduct our next class in electrostatics. In today's class, we will discuss range of Coulombian forces. हमने लास्ट क्लास में Coulombian forces के बारे में डिस्कस किया था और कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे. असाइनमेंट में भी दो क्वेश्चंस आपको दिए थे, इट में भी आपने कर लिए होंगे. Now we are going towards range of Coulombian forces. Exactly, Coulombian forces are macroscopic forces. तो देखिए बहुत ज्यादा बड़ी डिस्टेंसेस तक ये काम करते हैं. 10 to power -15 मीटर से ऊपर काम करेंगे बिकॉज ऑफ 10 to power -15 मीटर ऑर्डर या इससे कम डिस्टेंसेस पे हमारे न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं. तो यहां से शुरुआत होगी और लार्ज डिस्टेंस तक काम करेंगे. ये एक अलग बात है कि हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन जब डिस्कस किया था तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² था. तो जब लंबी डिस्टेंसेस होंगी, बड़े डिस्प्लेसमेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली फोर्स काफी कमजोर हो जाएगा. हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये एक अलग बात है. लेकिन दे विल एक्ट अप टू 10 to power 18 मीटर. वन थिंग. सेकंड थिंग, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ. इट्स अगेन वेरी गुड एस्पेक्ट और गुड कॉन्सेप्ट. क्या है देखिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे रेस्ट में होने चाहिए. अब देखिए रेस्ट की जो हम यहां बात करेंगे तो काइनेमेटिक्स में जितनी भी वेलोसिटीज हमारी होती हैं उनको हम लोग रेस्ट में ही कंसीडर करते हैं. गेटिंग द कॉन्सेप्ट. अगर हमारे चार्ज की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तब हम कूलम फोर्स को नहीं लगा सकते. छोटी मोटी वेलोसिटी है, मान लीजिए कोई ट्रेन है, ट्रेन के अंदर चार्ज रखा हुआ है और ट्रेन चल रही है या हम चार्ज को लेकर दौड़ रहे हैं, वहां तक हम लोग कुछ एजम्पशंस के साथ में कूलम्बियन फोर्सेस निकाल सकते हैं, कूलम्स लॉ को वैलिड कर सकते हैं. लेकिन कूलम ने जो बताया था वो एब्सोल्युटली रेस्ट के लिए बताया था. Then after the electric charge must be point charge. देखो बच्चों, बिहेवियर में पॉइंट चार्ज को लेकर के अगर हम लोग कोई भी स्टडी करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई बिहेवियर यूज हो पाता है. लेकिन कूलम ने जो दिया वो पॉइंट चार्जेस के लिए दिया. इसमें फिर आगे हम कुछ एजम्पशंस लगाते हैं, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात समझते हैं, उसके बाद चार्ज को पॉइंट चार्ज कंसीडर करके हम लोग आगे कैलकुलेशंस करते हैं. द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन 10 to power -15. अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया कि देखिए ये फोर्स न्यूक्लियर फोर्सेस के बियॉन्ड काम करते हैं. न्यूक्लियर फोर्स के बाद वाली जो डिस्टेंसेस हैं उनके लिए काम करते हैं. तो हम बहुत स्मॉलर डिस्टेंसेस के लिए इनको कंसीडरेशन में नहीं लेंगे. तो दीज आर द लिमिटेशंस फॉर व्हाट कूलम्बियन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. परमिटिविटी. जैसा स्टूडेंट हम लोग पिछली क्लास में परमिटिविटी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, उसी को थोड़ा और ब्रीफ कर देते हैं, आपको आसानी रहेगी. परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. दिखाई नहीं देती, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग नहीं है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है. जैसे चीनी की प्रॉपर्टी क्या होती है, मीठी होती है चीनी. अब मीठी आपने कभी देखी है क्या? नहीं. सिंपली यू मे व्हाट एक्सपीरियंस, यू मे रिकॉग्नाइज. तो permittivity is a property of medium which determines electric force. Up to what extent force may travel or force may effective between two charges if a medium is placed there. तो इस बात को यहां लिखा है between two charges situated in that medium. Getting the concept or not? ये देखो बच्चों, यहां थोड़ा कलर चेंज करके हमने दिया हुआ है. Some important thing is there. For example, the force between two charges located some distance apart in water is about 1/18 of force between them separated by same distances here. इस बात को मैं जरा समझने की कोशिश करता हूं. वैसे तो डायरेक्ट कांस्टेंट के केस में आ ही गया है आगे, लेकिन फिर भी जरा समझिए. मैं एक बार फोर्स निकालता हूं दो चार्ज के बीच में. कब? जब इनके बीच एयर है या वैक्यूम है. मैं वैक्यूम मानता हूं. That is F air equals to, suppose that is Q1, that is Q2, and that displacement is R. Then 1/4 pi epsilon naught. या मैं इसको स्मॉल के लिखता हूं. Getting the concept or not? Q1 Q2 over R². अब मैं दूसरा केस ले लेता हूं. क्या दूसरा केस ले लेता हूं भाई?
केस ले लेता हूं कि देखिए वही दो चार्ज हैं, Q1 है, दूसरा Q2 है, वही सेपरेशन R है, लेकिन अब यहां पे वाटर है। क्या है? वाटर है। तो ऐसी स्थिति में जो फोर्स होगा F वाटर, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद में मेरे को लिखना होगा एप्सिलॉन R। ये एप्सिलॉन R किसके लिए मैंने यहां पे डाला? वाटर के लिए डाला। इसकी अपनी कुछ वैल्यू होती है। मैं इस पूरे की जगह पे लिख सकता हूं K डैश अगेन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर मैं इस फोर्स को इस फोर्स के साथ कंपेयर करता हूं तो ये फिगर निकल के आती है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? यहीं से इस एप्सिलॉन R की डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, जिसे मैं कहता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिएबिलिटी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? दैट इज अ थिंग रिगार्डिंग टू। तो परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों ही चीजों को हम लोगों को यहां पे अभी डिस्कस करना है। तो मैं समझता हूं ये बात आपको यहां क्लियर हो गई होगी। 1/80 का फिगर क्या है? और बच्चों ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है आप लोगों के यहां, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कई बार वाटर दे देता है, कई बार वैक्स दे देता है, व्हाटएवर, कई सारी चीजें दे देता है और उनके बेसिस पर निकल पाता है। नेक्स्ट थिंग, मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करना चाहूंगा, जो मैंने यहां ब्रीफ तो कर ही दिया है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिएबिलिटी, सॉरी परमिटिविटी नॉट परमिएबिलिटी, एक्जेक्टली परमिएबिलिटी इज फॉर मैग्नेटिज्म और वी आर नॉट स्टडीइंग हियर मैग्नेटिज्म, हेंस व्हाई दिस वर्ड इज परमिटिविटी। परमिएबिलिटी तो हम लोग पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में जाकर के, ये परमिएबिलिटी है। बार बार हम लोगों को इस बात को ध्यान रखना है। वर्ड परमिएबिलिटी भी आएगा लेकिन वो भी आगे आएगा। ओके चलिए, तो देखो बच्चों यहां दो चीजें कंपेयर कर रखी है। मैंने अभी वाटर के लिए एग्जांपल लिया था, उसी चीज को यहां जनरलाइज कर रखा है इन्होंने। यहां दो चार्ज इन्होंने कंसीडर किए हैं, Q1 और Q2। इनके बीच में सेपरेशन R रहा है और वैक्यूम यहां पे लिया है VAC, दैट इज फॉर दिस थिंग। और ये जो दूसरा है मीडियम के लिए, जो हमने अभी लिख के दिखाया था, वाटर के लिए लिख के दिखाया था, वो कुछ ऐसे है। अगेन Q1 चार्ज यहां है, Q2 चार्ज यहां है, सेपरेशन वही R है, लेकिन अब यहां बीच में मीडियम फिल किया हुआ है उसने। मीडियम में कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, वुड हो सकता है, माइका हो सकती है, व्हाटएवर होती है मीडियम। तो इस मीडियम को लेकर के उसने यहां देखिए एप्सिलॉन लिखा है, और जबकि मैंने इस एप्सिलॉन को क्या लिखा था? मैं लिखा था एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। मैंने ऐसे लिखा था इसको, ठीक है? तो बच्चे ये एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R के टर्म्स में लिखा जा सकता है। लेट्स कंपेयर बिटवीन दैट F whenever vacuum is there, F whenever medium is there, दोनों की वैल्यू को डाला, कैंसिल आउट किया, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसी को उसने एप्सिलॉन R कहा या स्टूडेंट्स कैपिटल K कहा। अभी पीछे तक जो पढ़ रहे थे दैट वाज स्मॉल k। तो एप्सिलॉन R में लिखता हूं तो उसे कहता हूं रिलेटिव परमिटिविटी, और K लिखता हूं तो दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गेटिंग द कांसेप्ट है? तो ये स्टूडेंट्स मेरे को यहां पे देखना है, वही चीज नीचे सारे में डिफाइन कर रखी है, K की वैल्यू और व्हाटएवर सो। अब यहां एक बात विशेष रूप से मुझे थोड़ी देखनी होगी। क्या देखनी होगी स्टूडेंट्स? कि जो नोट्स हैं इसमें स्पेशली इस K की बात करता हूं तो मुझे ये कैपिटल K ही लिखना है इसको हमेशा, जैसे भी आपको समझें, लेकिन ये कैपिटल K है। स्मॉल k जो था वो इस पूरे की वैल्यू को स्मॉल k कह रहे थे, करेगा कॉन्सेप्ट है ना? और कैपिटल K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दैट इज सम डिफरेंट थिंग। डिफाइन कर सकते हैं हम लोग क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ force experienced between two charges whenever they are placed in vacuum and force experienced by between two charges in the same situation whenever they are placed in a medium. Getting the concept or not? देखिए अब यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप बात करेंगे तो वो बहुत सारी चीजें ऐसा बना के देगा। क्या देगा? वो 2-3 मीडियम एक साथ लगा देगा, ठीक है? 2-3 मीडियम ऐसे भी लगा सकता है कि सपोज उसने 1/4 पार्ट में
एयर रख दिया 1/4 पार्ट में, वुड रख दिया और हाफ पार्ट में सपोज वाटर फिल कर दिया, अब निकालो। तो देखो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट तो यही होता है, बस इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग एनहांस करते चले जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हम लोगों के बन जाते हैं। तो कुछ मुश्किल नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होती है। तो विदाउट एनी बॉदरेशन अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे, इन चीजों को थोड़ा करेंगे, तो ये आसानी से आपको हो जाएगा। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट सम वैल्यूज। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कैपिटल के की वैल्यूज जो हैं वो वैक्यूम के लिए 1 होती है, एयर के लिए थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो एयर और वैक्यूम को जनरली हम लोग एक ही जैसा ले लेते हैं। वाटर के लिए 80 होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें 1/80 का जो कॉन्सेप्ट आ रहा था वो इसीलिए आ रहा था क्योंकि कैपिटल के या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है? 80 होती है। गुड। नाउ वी वांट टू कंपेयर इन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले कंपैरिजन की ही बात की थी, 1-2 कंपैरिजन बताया था, लेकिन अब हम सारे कंपैरिजन को यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन सी चीजें यहां पे होती हैं वो चीज हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखिए फोर्स जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस और चार्जेस। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की थी तो Q1 Q2 कहा था, और मास की बात की थी तो M1 × M2 कहा था। इसके बाद बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। दोनों ही फोर्स जो है, जो भी बॉडी है उसके सेंटर की तरफ एक्ट करते हैं। रिपल्सिव है तो बाहर की तरफ करेंगे, अट्रैक्टिव है तो अंदर की तरफ करेंगे। मैंने यहां दोनों मासेस कंसीडर कर रखे हैं इसलिए अंदर की तरफ दिखाए हैं। तो दे आर टर्म्ड एज सेंट्रल फोर्सेस। Both are conservative forces. It means both are displacement dependent, not path followed. किसी भी रास्ते से हम ले जाएं, हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखना है। दोनों फोर्सेस या दोनों चार्जेस या दोनों मासेस के बीच का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है हम लोगों को, डिस्टेंस कभी भी कंसीडर नहीं करना। बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। देखो बच्चों, यहां ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं, दोनों का ही कंसीडरेशन हम लोगों ने वैक्यूम के लिए निकाला है। मीडियम जब इसमें प्लेस करते हैं तो उसके लिए कुछ एजम्पशंस अलग से डालते हैं। अब हम लोग बात करना चाहेंगे यहां इसके बारे में रिगार्डिंग टू डिसिमिलरिटीज। डिसिमिलरिटीज में देखें, एक डिसिमिलरिटी तो बताई दी थी मैंने, क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव व्हाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं इसलिए एक माइनस का साइन आता है, रिपल्सिव होते हैं तो प्लस का साइन आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अट्रैक्टिव होंगे तो माइनस आएगा और रिपल्सिव होंगे तो प्लस आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम व्हाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्सेस की जब हम बात कर रहे थे तो यहां बीच में कोई भी मीडियम हो, डजंट मैटर, फोर्स की वैल्यू डिफर नहीं करेगी। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी में जाता हूं तो स्टूडेंट्स ऐसा कह सकता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस इतने वीक होते हैं, इतने कमजोर होते हैं कि मीडियम रखने पे कोई उनमें कितना फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग स्टडी नहीं करते। दैट्स द थिंग। तो यहां डिसिमिलरिटी की फॉर्म में इसको लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस are much stronger than gravitational forces, electrostatic forces are much stronger। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो हमारे मजबूत होते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंपैरेटिवली काफी कमजोर होते हैं। अब देखो बच्चों, ये कमजोर और मजबूत वाला जो केस है इसको जरा मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसा है क्यों। देखो बड़ा अजीब सा लगता है। कैसे लगता है कि भैया एक्सपेरिमेंटली वैल्यू के की निकाली गई, एक्सपेरिमेंटली ग्रेविटेशन में वैल्यू कैपिटल जी की निकाली गई। अब ये जो डिपेंडेंस है वो जी और के ऊपर आती है। तो जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एसआई सिस्टम में, और के की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी 9 इंटू 10⁻9। आप जरा देखो इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। बस इसी अंतर की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होते हैं वो कंपैरेटिवली काफी कमजोर होते हैं
ग्रेविटेशनल फोर्सेस कमजोर होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंपैरेटिवली काफी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल है, नेचर है, नेचर में जो भी कुछ हो रहा है उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। देखो बच्चों, अगेन वेक्टर्स नोटेशन की जरूरत हम लोगों को यहां पर पढ़ने वाली है। वेक्टर की नोटेशन अगर क्लियर है तभी हम इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। डिस्कस करते हैं। लॉ तो बड़ा छोटा सा है, पहले मैं डायग्राम देख लेता हूं, डायग्राम के बेसिस पे वेक्टर एडिशन की बात करूंगा। देखिए, मल्टीपल फोर्सेस की बात हम लोग कर रहे थे, तो यहां एग्जांपल चलिए पहले मैं एक डायग्राम दिखाता हूं आपको। नहीं, कोई नहीं, लेट अस ड्रॉ। हम अभी यहां पे ड्रॉ। चलिए देखिए, मैं इसी फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। मान लीजिए यहां पे Q1 चार्ज है, यहां पे Q2 चार्ज है। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? सपोज यहां Q3 चार्ज है, यहां Q4 चार्ज है और यहां Qn चार्ज है। अब इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की बात करते हैं। सारे पॉजिटिव दे रखे हैं, वेक्टर का साइन लगा दिया तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने यहां कंसीडर कर रखे हैं अपने डायरेक्शन शो करने के लिए। Q1 के ऊपर जो Q2 फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी और मैं इसको कहूंगा F12, फोर्स एक्सपेरियंस बाय 1 ड्यू टू। Q1 के ऊपर Q3 जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन होगी ये, दैट इज F13। जो Q4 फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन होगी ये F14 और जो Qn फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन होगी ये F1n। अब बच्चे देखो, एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अगर मुझे यहां पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो ऑब्वियसली इन सारी चीजों का वेक्टर सम मुझे कंसीडर करना होगा, वेक्टर सम निकालना होगा। निकाल देते हैं। यही कहलाता है मेरा क्या, सुपरपोजिशन लॉ। फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1, यहां पे कॉमा लगा रखा है, इसका मतलब बाकी के जितने भी चार्जेस हैं वो सबकी वजह से F12, F13 व्हाटएवर, सो F1, इन सब का वेक्टर सम। देखो यहां पे वेक्टर भी लगा रखा है, तो इन सब का मेरे को वेक्टर सम लेना है। और वेक्टर सम के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, को इनिशियल फोर्सेस है तो पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ के बेसिस पे हम नेट फोर्स ऐसे निकालेंगे। अब आप कहेंगे यहां तो फोर्सेस बहुत सारे हैं, हाँ तो हमने F1 F2 दो ही कंसीडर कर रखे हैं। बिल्कुल फैक्ट है बच्चे, एक के बाद एक में पहले में दूसरा जोड़ते हैं, रिजल्टेंट में तीसरा जोड़ते हैं, रिजल्टेंट में चौथा जोड़ते हैं, रिजल्टेंट में पांचवा जोड़ते हैं। यही तरीका है इन फोर्सेस को कंप्यूट करने का। हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा चार्जेस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, मैक्सिमम आपको पेंटागन मिलेगा। पेंटागन में कितने, 5 चार्ज होंगे। 5 चार्ज होंगे तो 5 ही फोर्स होंगे। अब 5 फोर्स को निकालने के लिए उसमें भी जिन लोगों को ज्योमेट्री की अच्छी समझ है वो लोग तो चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि उनको पेंटागन की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी टिप्स पे होती हैं। तो मैथमेटिक्स में पेंटागन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी होंगी। इसी तरह से स्क्वायर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेम थिंग फॉर रेक्टेंगल है। ट्रायंगल का क्वेश्चन जनरली आप लोगों से सीबीएसई में डिस्कस होता है। जो ट्रायंगल का क्वेश्चन आप लोगों से सीबीएसई में डिस्कस होता है वो हम लोग अभी यहां डिस्कस कर लेते हैं। तो आई थिंक सीबीएसई के लिए तो आपका काम यहां पूरा हो ही जाएगा। देखें इस क्वेश्चन को जरा, चार्ज 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर at the corners of ABC of a equilateral triangle having each side of 5 cm. Determine the resultant force on the charge A. देखो स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बाद में शो करूंगा। पहले जो वो क्वेश्चन कह रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करूंगा। आप भी अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाइए, मैं भी लगाता हूं, और देखिए कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है। अगर सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग से भी बेहतर किसी की हो तो then he or she will explain your understanding। चलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले ये कहती है
कि यहां पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका मतलब कहने का एक अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा यहां, पहली बात। दूसरी बात, तीनों चार्ज में म्यू या माइक्रो 10 टू पावर -6 लगा हुआ है। इसका मतलब वेवलेंथ में जो चार्जेस मिलते हैं वो बहुत बड़े चार्ज कभी नहीं मिलते, माइक्रो, मिली या नैनो कूलम चार्ज ही मिलते हैं। दूसरी अंडरस्टैंडिंग मेरी ये कहती है। तीसरा क्या कहता है कि मेरे पास में ट्रायंगल है इक्विलेटरल और साइड है 5 सेंटीमीटर, तो मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एट ऑन फर्स्ट एक ट्रायंगल बनाता हूं और इस ट्रायंगल में साइड को 5 सेंटीमीटर लिखता हूं, जिससे कैलकुलेशन में आसानी रहे, सारी चीजें डायग्राम के ऊपर आ जाएंगी, तो फिर मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। यह भी ध्यान रखना है कि जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर की बात करूंगा तो दैट इज इन सीजीएस यूनिट सिस्टम, तो मुझे कहीं ना कहीं इसको मीटर में कन्वर्ट करके ही रखना होगा। लेट अस नो, या मैं अपनी तरफ से इसको नेम दे देता हूं ABC। देखो बच्चे, ट्रायंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ABC कैसे भी दे सकते हो, लेकिन अगर ये पेंटागन है, क्वाड्रिलेटरल है या हेक्सागन है, तो आपको एक सीक्वेंस में इसकी नेमिंग करनी चाहिए। इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, ए के ऊपर चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, मैंने यहां पे लिख लिया। बी के ऊपर है 10 माइक्रोकूलम, यहां तक मेरे को माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं थी। सी के ऊपर है माइनस का 10 माइक्रोकूलम। अब नेट फोर्स मुझे निकालना है। क्या निकालना है? नेट फोर्स। नो डाउट वेक्टर सम की ही बात करनी पड़ेगी, करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं सी के ऊपर फोर्स निकालता हूं, तो सी के ऊपर जो फोर्स होगा दो फोर्स की वजह से निकल के आएगा, एक तो बी की वजह से, एक ए की वजह से। बी मेरा पॉजिटिव है, सी मेरा नेगेटिव है, तो नो डाउट अट्रैक्टिव फोर्स होगा। टूवर्ड्स होगा तो एक फोर्स मेरे को ये वाला मिलेगा, जिसको नाम दूंगा मैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय सी ड्यू टू पी। डायरेक्शन ये वाली होगी, ये वेक्टर का रोटेशन तो है ही, लेकिन साथ में ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। दूसरा, ये माइनस ये प्लस, अगेन अट्रैक्टिव फोर्स होगा टूवर्ड्स, जिसकी वजह से लग रहा है, इसकी वजह से लग रहा है, तो अगला फोर्स मेरा यहां पे होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली होगी। और फोर्स क्या लिखूंगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय सी ड्यू टू ए। इसका मतलब सी के ऊपर मुझे दो फोर्स मिल गए, एक ये वाला मिल गया, एक ये वाला मिल गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल बीच में 60 डिग्री का हो गया, हिडन है, हम लोग समझ सकते हैं इसको इजीली। इसको FCB कहा, इसको FCA। आई थिंक सी पे लगने वाले फोर्स आपको क्लियर हो गए, बिल्कुल सेम थी। बी पे लगने वाले फोर्स की बात करूं, ये मेरा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपल्सिव होगा, तो एक फोर्स यहां पे होगा, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय बी ड्यू टू ए। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? दूसरा, बी के ऊपर सी लगा रहा है, अट्रैक्शन है, टूवर्ड्स होगा, किसकी तरफ? जिसकी वजह से लग रहा है, सी की वजह से लग रहा है, तो दूसरा फोर्स मेरा इधर होगा, इसको मैं यहां लिखूंगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय बी ड्यू टू सी। यानी मेरे को दो फोर्स यहां मिल गए। इन दोनों फोर्सेस के लिए मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं। ये मेरे पास यहां पे क्या है? बी चार्ज है, और एक फोर्स मेरा बी पे ये इस डायरेक्शन में मिल रहा है, दैट इज FBA, और एक मेरा ये वाला मिल रहा है, दैट इज FBC, और यहां मैं लिख देता हूं बी। अब देखो बच्चों, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? छोटी सी ज्योमेट्री की नॉलेज मुझे होनी चाहिए, तभी मैं ये एंगल निकाल सकता हूं। इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके देख लेते हैं। अब देखो, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं में टाइम लगता है। जिन लोगों को पहले से क्लियर है वो आसानी से कर पाएंगे। इसको मैंने आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, तो ये मेरा पूरा 180 डिग्री एंगल हो गया। 180 में से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल था 60 डिग्री, तो रिमेनिंग 120 बचा। तो नो डाउट यहां मेरे को 120 डिग्री एंगल मिल गया। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? गुड। अब मेरा तीसरा रह गया साहब। तीसरा कौन सा रह गया? तीसरे की बात करते हैं हम लोग, तीसरे की बात करते हैं। ए पे लगने वाला फोर्स, देखिए बी भी पॉजिटिव है मेरा और ए भी पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा, अवे फ्रॉम होगा, तो ये डायरेक्शन मिलेगी। इस डायरेक्शन में फोर्स का नाम होगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए ड्यू टू व्हाट? बी। दूसरा, इसकी वजह से लगेगा, ये मेरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन अट्रैक्टिव होगी, इस तरफ होगी। फोर्स का नाम होगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए ड्यू टू व्हाट? सी। चलिए अब यहां पर मैं बना लेता हूं।
एक फोर्स हो गया मेरा ये, जिसको दिया मैंने FAC, और दूसरा फोर्स हो गया मेरा ये, जिसको मैंने कहा FAB। अब जरा इन दोनों के बीच में भी हम लोग एंगल की बात करें तो देखो बच्चों, ये इफेक्ट में आ रहे थे यहां पे, ये वाला ऐसे था, ये वाला ऐसे था, बिल्कुल सेम थिंग जैसे नीचे पड़ा, ये भी एंगल मेरा 120 होगा, तो आई विल राइट हियर 120 एंगल। समझ आ गई बात? तो 3 पॉइंट पे 3 फोर्स मेरे आ गए। पहले तो मैं बात में निकालूंगा, डायरेक्शन ही समझने की है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा FAB निकालना है, तो मेरे को क्या करना होगा, लिख देता हूं मैं, स्मॉल के Q1 की वैल्यू क्या है, ए वाली वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻⁶। बी क्या है मेरा 10 है, तो मैंने डाल दिया 10 इंटू 10⁻⁻⁶ ओवर r स्क्वायर। r कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻² का फोर्स। FAB का मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आपने दे रखी है, कुछ नहीं, हो गया। इसी तरह से FAC निकालेंगे, सेम वैल्यूज डाल के हम लोग ये तीनों फोर्स कंप्यूट कर लेंगे। अब देखो स्टूडेंट, ये तीनों फोर्स तो हमने कंप्यूट कर लिए, लेकिन अब इनके रिजल्टेंट के बारे में जरा बात करें। इसका रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा, बोलो, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा, इसका रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा। अब इसको मैंने कह दिया F1, F2 और F3। नो डाउट एक पॉइंट के ऊपर मेरे को F1, दूसरा ये F3 और तीसरा F2, इन तीनों फोर्स का कंप्यूट करना होगा। तो देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन जब हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं तो बड़े आराम से क्वेश्चन होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे बड़ी आसानी से होंगे। और बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये कोई हंसता खेलता सब्जेक्ट ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े काम चल जाएगा, पढ़ना तो होगा। थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे, आई थिंक हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा देखिए, अगर इसमें कहीं कोई आपको डाउट है तो डिस्कस कर लीजिए। चलिए, तो मैं ये हटाता हूं स्टूडेंट, सॉल्यूशन देखते हैं। ये सारा सॉल्यूशन दे रखा है हमने यहां पे, एक फोर्स के बारे में कैलकुलेशन बता रखी है, लाइक दैट, डायग्राम आप देख लेंगे। इसी तरीके से बाकी फोर्सेस को कंप्यूट कर रखा है, करने की कोशिश करेंगे, जहां भी अटकेंगे मेरे से डिस्कस करेंगे। देन एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप घर से करने की कोशिश करेंगे, आंसर यहां प्लेस कर रखा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन था, आई होप सो ये मेरा क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल्स जो मैंने यहां पे रखे हैं ये सीबीएसई के करस्पॉन्डिंग तो सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपने कॉम्पिटिटिव के लिए करना है तो देयर मे बी मैनी मोर क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां तक की क्लास का रिवीजन देंगे, पहले एक रिवीजन क्लास होगी, और फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। गुड, हैव ए गुड डे, थैंक यू।